तो हमारा करंट रनिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है, जो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ है और टिल 31 मार्च 24 ही हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट एवरी ईयर बजट प्रेजेंट करती है। हर साल बजट आता है, जब बजट आता है काफी शोर शराबा रहता है न्यूज में और हर जगह। पॉइंट आता है आखिर ये बजट कब प्रेजेंट किया जाता है। तो जो बजट प्रेजेंट किया जाता है डियर, वो फेब्रवरी मंथ में 1 वर्किंग डे को प्रेजेंट किया जाता है। सो ऑन द 1 वर्किंग डे ऑफ फेब्रवरी सरकार बजट प्रेजेंट करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आखिर बजट में सरकार क्या कुछ अनाउंस या डिक्लेयर करती है, क्या कुछ प्रेजेंट करती है। तो देखिए, बजट का मतलब सरकार के लिए ठीक वही है जो हमारे लिए है। अगर हम बात करें अपने पर्सनल लेवल पर और अपने घर के बजट की बात करें, तो नॉर्मली बजट का मतलब हमारे लिए क्या रहता है कि हमें, लेट सपोज अगर हम अपने अपकमिंग मंथ की बात करें, जो हमारा मंथ शुरू होने वाला है, तो हमारी उसको लेकर के प्लानिंग्स हो जाती है कि हमें इस अपकमिंग मंथ में इतना अमाउंट एज अ इनफ्लो आएगा, चाहे वो आपका पैसा आपकी सैलरी से आ रहा है या किसी भी और सोर्स से आ रहा है। सो दैट मीन्स अगले महीने में हमें क्या कुछ पैसा रिसीव होने वाला है वो हमें पता होता है। हम उसका एक एक अंदाजा, एक एस्टिमेट, एक प्रोजेक्शन रखते हैं। हाँ, वो बात अलग है, कुछ कम ज्यादा हो सकता है, बट फिर भी मोटा मोटा तो आइडिया रहता ही है हमें कि कितना आना है। उस इनफ्लो के अगेंस्ट हम ये भी प्लान करते हैं कि हमारा वो पैसा कितना कितना और किस किस खर्चे पर खर्च किया जाएगा। हम सपोज रेंटेड है तो रेंट में कितना खर्च होगा, बिजली, पानी, दूध, ग्रोसरी, बच्चों की स्कूल की फीस, ट्रांसपोर्टेशन, सेविंग्स या कोई मेडिकल एक्सपेंसेस। कहने का मतलब ओवरऑल जो हमारे जो खर्चे होते हैं, हम उनको कहीं ना कहीं एक एस्टिमेट लेवल से प्रोजेक्ट करके रखते हैं कि इतना हमारा रेंट पे खर्चा हो जाएगा, इतने का दूध का बिल आएगा, इतना हमारा बिजली का, इतना पानी का, इतना ग्रोसरी का, इतना स्कूल फीस का, वट एवर इट इज, जो भी है। और कहीं ना कहीं हम अपने बजट को, यानी अपने आउटफ्लो को अपनी इनफ्लो के अकॉर्डिंग ही प्लान आउट करते हैं। क्या कभी ऐसा आपने किया है या देखा है कि आपका इनफ्लो लेट सपोज 50,000 है महीने का, और जो आपके रेगुलर, हाँ देखिए, सरकमस्टेंशियल कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं कभी किसी महीने में जो आपके इनफ्लो से अनप्लैंड, अनशेड्यूल्ड ज्यादा हो जाएंगे, बट अगर हम रेगुलर खर्चों की बात करें तो क्या वो हमारे रेगुलर इनफ्लो से ज्यादा होंगे? ऑब्वियसली नो। अगर ऐसा है तो बहुत जल्दी आप क्राइसिस में चले जाएंगे। तो जो बजट हमने अभी जैसे डिस्कस किया हमारे लिए है कि हम प्लान करते हैं अपने अपकमिंग पीरियड, जैसे कि हम मंथली की बात कर रहे हैं तो जो हमारा मंथ शुरू होने वाला है हम उसके शुरू में ही प्लान कर लेते हैं कि हमें कितना पैसा एस्टिमेटेड आएगा और हम कितना पैसा कहाँ कहाँ एस्टिमेटेडली खर्च करेंगे। और पूरे महीने हम उसी प्लान के अकॉर्डिंग अपना चीजों को मैनेज करके चलते हैं, कंट्रोल करके चलते हैं। हम ट्राई करते हैं कि जब मंथ एंड हो तो जो भी हमने मंथ के बिगिनिंग में अपनी प्लानिंग्स की थी हम उन्हें अचीव कर पाए। क्या हम एकदम 100% जितना हमने प्लान किया था एकदम एक एक रुपए के हिसाब से उतना ही अचीव कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ? मैं कहूंगा मेरे हिसाब से पॉसिबली नो। रेयरेस्ट अगर कभी हो गया ऐसा तो पॉसिबल है, कोइंसिडेंस। अदरवाइज प्लान्ड तो कि जितना आप प्लान कर रहे हैं उतना ही हो, संभव नहीं है। अगर ऐसा हो सकता है, आप शुरू में जो प्लान करते हैं महीने में एग्जैक्टली एक एक रुपए के हिसाब से वही होता है, तो फिर तो जी आप भविष्य देख सकते हैं, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। प्रिडिक्शन कर रहे हैं आप, प्रोजेक्शन नहीं। तो चलिए, वो एक कंसर्न नहीं है, हमें बस यहाँ ये समझना है आखिर बजट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या रहता है। सो सिंपल, बजट का मतलब है प्लानिंग फॉर अपकमिंग पीरियड, फॉर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। तो देखिए, जब सरकार फरवरी में बजट प्रेजेंट करती है, तो जैसे अभी हम बात करें तो जो हमारा लास्ट फरवरी 23 था, उस फरवरी 23 में जो बजट प्रेजेंट किया गया था वो हमारे
फरवरी 23 के हिसाब से अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए था। जैसा कि मैंने बताया अभी जब हम अपने एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, तो क्या कभी हम बजट अपने बीते हुए महीने के लिए बनाते हैं? लेट सपोज दिसंबर चल रहा है, मान लीजिए हम कहें कि नवंबर जो बीत गया उसके लिए चलो बजट बना लेते हैं। क्या ही मतलब है बनाने का? जो आना था वो आ चुका है, जो जाना था जा चुका है, अब तो एक्चुअल बातें करो। सो बजट मीन्स प्लानिंग, बजट मीन्स एस्टिमेशंस फॉर अ अपकमिंग पीरियड, जो समय आने वाला है। सो द सिंपली अगर फरवरी में सरकार बजट प्रेजेंट करती है, तो फरवरी के बाद आने वाला जो 1 अप्रैल है, उस दिन से जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, हम उसके लिए अपने इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज प्रोजेक्ट करते हैं। तो सरकार बताती है कि आने वाले पूरे साल में कितना कितना पैसा किस किस सोर्स से आएगा एस्टिमेटेडली। आप जानते हैं सरकार का मेनली जो इनफ्लो है वो कहीं ना कहीं टैक्सेस से रहता है, हालांकि और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। फिर उसके बाद सरकार साथ में ये भी प्लान करके बताती है कि हम एस्टिमेटेडली कहां कहां किस किस खर्चे पर कितना कितना अमाउंट खर्च करेंगे। जो आप जानते हैं सरकार का सैलरी देने में खर्चा होता है, बहुत सारी जो डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज देती है सरकार, वो उन पर खर्चा होता है, स्कीम्स जो चल रही हैं उन पर खर्चा होता है, सब्सिडीज वगैरह हैं उन पर खर्चा होता है। तो पूरा एक डिटेल्ड पेपर बनता है, ऐसे मान के चलिए मोर देन हंड्रेड्स ऑफ पेजेस होते हैं जिसमें आपका पूरा बजट का डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार होती है। और आप उस बजट रिपोर्ट को जो सरकार पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की साइट से आसानी से किसी भी साल का बजट पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। इवन अगर देखें तो बस 1.5-2 महीने बाद, डेढ़ भी नहीं कहेंगे, 1 महीने बाद आपका बजट नेक्स्ट आने वाला है, जो आपके कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा? जो फाइनेंशियल ईयर हमारा अब शुरू होगा 2024-25 के लिए। क्योंकि जो 23-24 चल रहा है, जो खत्म होने वाला है, उसके लिए तो हमारा फरवरी 23 में आ चुका है बजट। अब तो बस उसके साथ हम एक्चुअल का वो कंक्लूजन करेंगे कि कितना प्लान किया था, क्या कुछ रहा, क्या कहाँ डिफरेंसेस रहे, क्यों डिफरेंसेस रहे, जिससे कि अगले आने वाले साल में जो हम बजट बनाएंगे उसमें वो डिफरेंसेस ना आए। अब पॉइंट ये आ जाता है, देखिए बजट के बाद की सरकार ने फरवरी में फर्स्ट वर्किंग डे को बजट प्रेजेंट कर दिया, जिसमें बता दिया क्या कुछ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज आएंगे सरकार को। अब एक और पॉइंट आता है कि उसी समय सरकार बहुत सारे रेट्स में बदलाव लाती है, बहुत सारे नए रूल्स लेके आती है, कुछ पुराने रूल्स को हटा दिया जाता है, जिसमें हम लोगों का मेन फोकस रहता है। आपने देखा होगा उस समय पे न्यूज बहुत बहुत मतलब फोकस में रहती है कि सरकार क्या कुछ टैक्स में बेनिफिट्स दे रही है, क्या स्लैब रेट्स बढ़ाए या कोई डिडक्शंस बढ़ाई या नहीं बढ़ाई। मतलब ऑब्वियसली एक टैक्स पेयर क्या उम्मीद करता है सरकार से कि बजट के समय पर जो सरकार अपनी चीजें, अपने रूल्स जो भी डिक्लेयर करते हैं उसमें हमें कोई बेनिफिट होने वाला है क्या? तो सवाल आता है कि वो जितने भी रूल्स, जितने भी जो भी रेट्स हैं, वो सब जो चेंजेस सरकार प्रपोज करती है एक तरीके से कि हम आगे ये करने वाले हैं, क्या वो भी बजट का ही हिस्सा होते हैं? तो देखिए टेक्निकली नहीं, क्योंकि बजट सिर्फ और सिर्फ आपके इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज के एस्टिमेट फॉर द अपकमिंग पीरियड के बारे में बात करता है डिटेल में। तो पॉइंट आता है कि जितने भी हम बहुत सारे जो चेंजेस प्रपोज करते हैं, चाहे रेट्स में कोई बदलाव आया, कोई नया रूल लेके आए, किसी पुराने रूल को हटा दिया, तो डियर वो सब होता है हमारे एक कानून के जरिए। आप जानते हैं हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, कानून से चलता है। तो ऑब्वियसली सरकार किसी भी तरीके का कोई भी नया रूल लेकर आएगी, पुराने को हटाएगी या कोई भी रेट बदलेगी, तो उसके लिए उन्हें कानून बनाना पड़ेगा, तभी वो चीज देश में लागू की जा सकती है। सो उसके लिए जिस समय बजट प्रेजेंट किया जाता है डियर, उसी समय ऐसे मान के चलिए साथ ही सरकार एक बिल प्रेजेंट करती है। जब तक हमारा वो मतलब कहें कि जो भी सरकार रूल्स या जो भी अमेंडमेंट्स लेके आ रही है, वो एक्ट नहीं बनेंगे, अगर हम बात करें तो वो एक्ट कब तक नहीं बनते? जब तक वो पास नहीं हो जाते, प्रेसिडेंट के साइन नहीं हो जाते। यानी कि पास होने और एक्ट बनने से पहले हम उसे जो बोलते हैं वो बिल बोलते हैं, और हम उस बिल को नाम देते हैं फाइनेंस बिल। सरकार बजट के साथ साथ उस समय पर फाइनेंस बिल भी प्रेजेंट करती है, जिस फाइनेंस बिल में वो अपने हर तरह के अमेंडमेंट जो सरकार उस समय आने वाले समय के लिए लेके आ रही है, कोई भी नए रूल्स रेट्स प्रेजेंट इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, कोई पुराने रूल्स को हटाया जा रहा है, सब कुछ फाइनेंस बिल में लाया जाता है। उससे फिर पार्लियामेंट में प्रेजेंट कराया जाता है, पास कराया जाता है, और उसको बाद में
जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट साहब के साइन करा करके वो फिर हमारा जो बिल था वो एक्ट बन जाता है और हम उसे फिर बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। और ऐसा हर साल होता है। दैट मीन्स हमारा हर साल फाइनेंस बिल आता है और वो फाइनेंस एक्ट बनता है। पॉइंट आता है सर फिर फर्क क्या रहेगा जो कि हर साल होगा फाइनेंस एक्ट फाइनेंस एक्ट? जी हाँ, डिफरेंस बस ये कि उसके बाद में जो ईयर एज अ सफिक्स ऐड की जाती है वो डिफरेंस करता है। तो जैसे फरवरी 2023 में जो आपका फाइनेंस एक्ट आया था उसे हम फाइनेंस एक्ट 23 बोलेंगे, और अब जो फरवरी 24 में आपका फाइनेंस बिल आएगा पास होने के बाद एक्ट बनेगा उसे फाइनेंस एक्ट 2024 कहा जाएगा। सो एवरी ईयर हमारा ये फाइनेंस एक्ट आता है जिसको बजट के साथ जब प्रेजेंट किया जाता है तो हम उसे फाइनेंस बिल बोलते हैं। ये कुछ टेक्निकल बातें हैं जिन्हें आपको याद रखना है, समझ के चलना है, काम आएंगी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए और वैसे भी। तो चलिए जी अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। सोचिए कि सरकार ने जो भी कुछ फरवरी 23 में बजट प्रेजेंट किया उसमें इनफ्लोज आउटफ्लोज प्रोजेक्ट किए, साथ में जो भी रेट्स रूल्स चेंज करने थे वो फाइनेंस एक्ट के जरिए चेंज हो गए। यानी कि दो चीजें दोनों को अलग अलग रखेंगे अब हम। तो अब हम बात कर रहे हैं बजट यानी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को लेकर के। तो देखिए आउटफ्लोज तो आपको भी पता है कि अगर हमने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए प्लान किए तो 1 अप्रैल 2023 से ही शुरू हो जाएंगे। वो सरकार के बहुत सारे खर्चे हैं जी। अपने जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं सबकी सैलरी देना, जिनको जो रिटायर्ड है उनको पेंशन देना, उसके बाद ढेरों स्कीम्स चल रही हैं उन पर खर्च होना, मतलब खर्चे बहुत सारे। अब पॉइंट ये आता है जैसा कि हमने बात की कि हमारा इनफ्लो है वो मेजरली टैक्स से आता है, जिसमें इनकम टैक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब जरा सोचिए कि जो इनकम टैक्स का पैसा आएगा सरकार के पास, जस्ट थिंक प्रैक्टिकली, ये जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 बोल रहे हैं, मुझे आप ये बताएं कि जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स देने वाले हैं, टैक्स पेयर्स, क्या वो इस साल के खत्म होने तक, मतलब मैं यूं कहूं सपोज अगर आज 31 मार्च 2024 है 2024, और आपसे मैं कहूं कि चलिए जी आप एक टैक्स पेयर हैं तो आप अपनी पूरे साल की, क्योंकि इनकम टैक्स एनुअल होता है, तो अपने पूरे साल की इनकम कंप्यूट करिए, उस पर जो टैक्स बनता है कैलकुलेट करिए और उस टैक्स की पेमेंट करिए और हिसाब दीजिए उसका। तो क्या ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो मैंने आपसे कहा कि इनकम को कंप्यूट करना, टैक्स कंपटीशन करना, फिर पेमेंट करना उस टैक्स की और फिर हिसाब देना सरकार को कि जी हमारी इतनी इनकम इतना टैक्स बना जो हमने पे कर दिया, क्या साल के आखिरी दिन ये प्रैक्टिकली संभव है, पॉसिबल है? तो देखिए लास्ट डे 31 मार्च को क्यों पॉसिबल नहीं है? तो वो इसलिए नहीं है, हम किसी भी सोर्स से इनकम कमाएं, चाहे हम जॉब से कमा रहे हैं, बिजनेस करके कमा रहे हैं, किसी भी सोर्स से कमाएं, तो हम जिस भी सोर्स से इनकम कमा रहे हैं, चलिए बारी बारी सोचते हैं। सपोज सैलरी से अर्न कर रहे हैं आप, तो आप जानते हैं बहुत सारी कंपनीज तो अपने एम्प्लॉइज को जो सैलरी है वो महीने के आखिरी दिन दे देती हैं। तो इस हिसाब से जो साल का आखिरी महीना है मार्च, जिन लोगों को महीने के आखिरी दिन सैलरी मिल जाती है, चलिए जी उन्हें तो पता चल जाएगा फिर भी, क्योंकि जितनी सैलरी आएगी उससे पता चल चुका है कितनी इनकम हुई है। वो फिर भी कैलकुलेट करके पूरे साल में कितनी इनकम हुई, उस पर कितना टैक्स बनता है और उस टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं, हिसाब भी दे सकते हैं। लेकिन उनके बारे में सोचिए जिनकी सैलरी अगले महीने के फर्स्ट वीक में आती है, 1 तारीख 2 तारीख 5 तारीख 7 तारीख 10 तारीख तक भी आती है सैलरी। तो उस सिचुएशन में मार्च महीने की सैलरी जब अगले महीने आएगी 1 अप्रैल 2 अप्रैल को 5 अप्रैल 7 अप्रैल या 10 अप्रैल को, तो क्या आप उस इनकम को जिस महीने में आ रही है, जैसे कि अप्रैल में आ रही है, तो क्या अप्रैल जो कि अगले साल में गिना जाएगा, तो क्या आप उसे अप्रैल महीने की इनकम मानेंगे? ऑब्वियसली नो, क्योंकि सैलरी तो आपने मार्च में कमाई थी, मिली तो अप्रैल में रही है। तो क्या आप अपने उस सैलरी अमाउंट को रिसीव होने से पहले इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी इनकम एग्जैक्टली कितनी आएगी, कितनी होगी, सो दैट के जो टिल द फरवरी आपको जो सैलरी रिसीव हो गई है वो उसमें टोटल करेंगे और अपना टैक्स कैलकुलेट करके पे कर सकते हैं? क्या 31 मार्च को साल के आखिरी दिन ये पॉसिबल है कि जो सैलरी आपको अगले महीने में 1 दिन 2 दिन 4 दिन या 10 दिन बाद मिलने वाली है,
ऑब्वियसली नो। अब कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कुछ लोगों के द्वारा कि सर क्यों, हमें तो पता है एक भी छुट्टी नहीं की हमने, पर मंथ सैलरी कितनी है, तो इजीली बता सकते हैं कि उतनी ही सैलरी आएगी, उससे पहले जो आ रखी है 11 महीने की उसमें अपने मार्च महीने की ऐड करेंगे जो आनी है, और हम तो हिसाब दे सकते हैं सरकार को, टैक्स कैलकुलेट करके अगर बनता है तो पे कर सकते हैं। मैं कहूंगा डियर ये आपका एस्टिमेशन है। मान लीजिए जब आपको सैलरी मिली आपकी उम्मीद के बियॉन्ड कुछ डिडक्शन हो गया, आपने नहीं सोचा था कि इसके लिए भी कोई पैसा कभी कट सकता है, या आपको कुछ अच्छा परफॉर्म करने की वजह से एक्स्ट्रा कुछ इंसेंटिव कुछ बोनस मिल गया, देन व्हाट? तो जो हिसाब दे चुके हो, जो टैक्स दे चुके हो, फिर आपको उसे अगेन करेक्ट करना पड़ेगा। ज्यादा चला गया तो सरकार से मांगोगे, कम गया तो सरकार को और देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि क्या एक कंप्लीट जो हम 31 मार्च साल के आखिरी दिन की बात कर रहे हैं उस दिन आप एक एक्चुअल जो टैक्स बनता है वो पे कर सकते हैं? आंसर इज ऑब्वियसली नो। वहीं बिजनेस की बात कर लीजिए, बिजनेस में आप जानते हैं बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिनमें इनकम 24 आवर हो रही है, राउंड द क्लॉक, मतलब 31 मार्च को रात के 11:59 59 सेकंड तक इनकम हो रही है। इवन उस एक सेकंड के गैप में भी होगी जब वो 59 से 60 होगा, और जैसे ही 60 होगा तो अगले पल 1 अप्रैल मतलब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू। तो उस बहुत छोटे से टाइम गैप में जो एक्चुअली है नहीं, क्योंकि उसमें भी आपकी इनकम हुई होगी, ऐसा हो सकता है। तो आप अपने पूरे साल की इनकम का टोटल करें, हिसाब लगाएं, टैक्स कैलकुलेट करें, टैक्स की पेमेंट करें, रिटर्न फाइल करें। अगर ध्यान से देखें तो ये सारा करना तो बहुत दूर की बात है, मैंने बोलने में इससे ज्यादा समय ले लिया होगा। सो दैट मीन्स कि हम अगर ये सोचें कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जैसा कि साल का आखिरी दिन है, अगर हम उस दिन भी कोशिश करें कि क्या हमने पूरे साल में जो भी इनकम कमाई है उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन कंप्यूटेशन करें, कितना कमाया, टैक्स कितना बनता है, पेमेंट करें और हिसाब करें सरकार का, क्योंकि साल खत्म हो रही है भाई, इस साल का टैक्स है तो इस साल के आखिरी दिन तक दे देना चाहिए हमें। लेकिन क्या नजर आया हमें? नहीं दे सकते। अब सोच के देखिए, अगर हम साल के आखिरी दिन तक इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का टैक्स पता नहीं कर पा रहे हैं और उस वजह से हम सरकार को दे नहीं पा रहे हैं, दैट मीन्स कि अब ये जो टैक्स का पैसा है ये कब दिया जाएगा? ऑब्वियसली जब 31 मार्च पास हो जाएगा उसके बाद जो भी हमें हमारी सैलरी मिलेगी, एक दिन, 2 दिन, हफ्ते, 10 दिन बाद, या जो हमारी कंपनी का बिजनेस हो रहा है उसका जब भी डेटा तैयार हो जाएगा, उसके लिए हो सकता है हमें हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने लग जाए। दैट मीन्स कि जब आपका 23-24 कंप्लीट हो ही गया है और अगला साल 24-25 शुरू हो ही गया, तो ठीक है, फिर सरकार ने आराम से टाइम दिया आपको, बोले कोई बात नहीं है, आप आराम से अपनी पूरी कैलकुलेशंस करिए, पता लगाइए कितनी इनकम हुई है, उस पर कितना टैक्स बनता है, सारा काम आप आराम से करिए। कब? अगले साल में। इसीलिए हम डियर अगले साल को क्या बुलाते हैं? असेसमेंट ईयर। यानी कि जो अगला साल होता है उसे हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं, जिसका मतलब है कि हम अपने बीते फाइनेंशियल ईयर में जो भी कुछ कमाया है उसकी इनकम पर टैक्स कंपटीशन कर रहे हैं। और ये हमारा हर साल यही सिस्टम चलता है। फिर हम जो भी 1 अप्रैल 24 से कमाना शुरू कर चुके होंगे 31 मार्च 25 तक, यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, उसके लिए हम कब करेंगे टैक्स रिलेटेड वर्किंग्स? उसके अगले साल, जो कि असेसमेंट ईयर 25-26 कहा जाएगा। तो हमारे लिए यहां पर अगला जो कॉन्सेप्ट कंक्लूड करना है वो ये है कि हम इनकम कमाते हैं जिस भी साल में, उस साल के लिए जो भी इनकम टैक्स रिलेटेड कॉम्पिटिशंस, फाइलिंग्स, इवन टैक्स पेमेंट्स, वो सब कब की जाएंगी? सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमने कंक्लूड किया है उसके अगले साल, यानी असेसमेंट ईयर में। तो जी हाँ, बिल्कुल जवाब सही है, अगले साल असेसमेंट ईयर में ही करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक चैलेंज, एक बड़ा क्रूशियल सा पॉइंट आ रहा है डियर। सोच के देखो, सरकार ने जब बजट बनाया था, प्लान करा था इतना पैसा आएगा, लेकिन क्या आपको वाकई उस 2023-24 में जो प्लान करा था इनकम टैक्स से इतना पैसा आएगा, क्या वो पैसा आया 23-24 में? नहीं, वो तो आपको 24-25 में मिलेगा, अकॉर्डिंग टू द जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर जब सरकार के पास 23-24 में पैसा आएगा ही नहीं, तो फिर जो 23-24 में खर्चे हो रहे हैं उन्हें कैसे करेंगे? अब आप में से मुझे कोई सुझाव दे सकता है, सर पिछले साल का इस साल आएगा उससे काम चला लेंगे? मैं कहूंगा 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लो कि आपको पिछले साल का कुछ भी नहीं आना इस 23-24 में, और 23-24 का पैसा अगर आपको उसके रेस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर 24-25 में मिले, तो कैसे चलाएंगे आप देश को? तो देखिए, यूं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सुझाव आएंगे कि सर लोन ले लेंगे, या और भी बहुत सारे ऑप्शन सुझा सकते हैं आप, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, क्यों ना एक काम किया जाए। हमें जब पता है कि वो हमारा जो टैक्स पेयर है
इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो भी उसे टैक्स देना है। हाँ, एक्चुअल कितना इनकम और कितना टैक्स बनेगा इस बात की वजह से कि जी उसे पता ही नहीं चल पा रहा है कितनी टैक्स लायबिलिटी होगी, सिर्फ इस वजह से वो असेसमेंट ईयर में पेमेंट करता है। तो हमने काम करने के लिए कहा, और वो पता है क्या कहा कि देखो इनकम का पता लगाना कितनी हुई, उस पर फिर टैक्स का पता लगाना कितना टैक्स बना, और पेमेंट करना और हिसाब देना। बोले जो 4 टास्क हैं इनमें से एक टास्क यानी कि पेमेंट आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ही कर दो। हमने टैक्स पेयर से क्या अप्रोच किया कि आपको जो इनकम टैक्स देना है, जो आप कैलकुलेशन के बाद असेसमेंट ईयर में पे करोगे, बोले उस पैसे को आप हमें 23-24 में ही पे कर दो। अब थोड़ा सा दिमाग घूमने वाली बात है कि सर कोई लॉजिक, जब वो पता ही नहीं चल पाएगा कि कितना बनता है तो कैसे कर देंगे 23-24 में, और अगर पता चल ही जाता तो फिर असेसमेंट ईयर वाले कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। बात बिल्कुल सही है आपकी। देखिए सरकार ने क्या कहा कि डियर हम समझते हैं कि जिस समय फाइनेंशियल ईयर 2023-24 चल रहा है, आप उस साल के लिए एक्चुअल इनकम और उसकी टैक्स लायबिलिटी पता नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो साल पूरा नहीं हो जाता। लेकिन जैसा कि हम आपसे कह रहे हैं कि आप टैक्स की पेमेंट हम हमें इसी साल में दीजिए, तो देखिए हम कह रहे हैं आपसे आप हमें एडवांस दे दीजिए। यानी कि कुछ कम ज्यादा आएगा चलेगा, हम लास्ट में हिसाब कर लेंगे। और देखिए एडवांस का मतलब ही डियर ऑलवेज एस्टिमेटेड होता है। यानी कि आपको जो लग रहा है कि अंदाजन मेरा इतना टैक्स बन सकता है, जिसमें कम भी हो सकता है जब आप एक्चुअल कैलकुलेशन करें ज्यादा भी हो सकता है, बोले कोई बात नहीं है, उसे उस समय कर लेंगे जो भी हिसाब होगा। लेकिन अभी के लिए आप एक एस्टिमेटेड अमाउंट एडवांस में उसी फाइनेंशियल ईयर में हमें उस साल का टैक्स का पैसा दे दीजिए। अब देखिए पॉसिबल सिचुएशन क्या बनेंगी, बड़े ध्यान से देखिए। मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल, अब देखिए मैं इस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए जो मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं, एक बिल्कुल ही अलग एग्जांपल लूंगा।